हेलो नमस्कार बच्चों। पिछली जो हमारी लेक्चर थी उस लेक्चर में आपको याद होगा हम सभी ने पॉलिटिकल थ्योरी की जो यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स में आई हुई क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन को डिस्कशन किया था। आज पॉलिटिकल थ्योरी के कुछ क्वेश्चन कुछ एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे जो बचा खुचा है। देखिए जो 11 नंबर पे क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इन द कंटेक्स्ट ऑफ पॉलिटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सेप्ट एज द मोस्ट एप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी। मैं आप सभी बच्चों को इस सेशन को शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आपको ये लेक्चर काफी स्लो लग रहा है और आपको लगता है कि इसको फटाफट देखकर निकलना है इस वीडियो को, क्योंकि आपके पास समय कम है, एग्जामिनेशन नजदीक है, तो आप इसको 1.5 की स्पीड पे भी देख सकते हैं, है ना। आपके लिए ज्यादा वो अच्छा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है इन द कंटेक्स्ट ऑफ पॉलिटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सेप्ट एज द मोस्ट एप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी। ठीक है, ऑप्शन ए कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट द टायरनी ऑफ द पॉलिटिकल रूलर्स, यानी राजनीतिक शासकों के अत्याचार से सुरक्षा। दूसरा है एब्सेंस ऑफ रेस्टोरेंट, और सी है अपॉर्चुनिटी टू डू व्हाटएवर वन लाइक्स, और डी है अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुली। अगर इस चारों ऑप्शन को ध्यान से देखोगे, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देखो जो टॉपर होता है ना, जो जिसका प्रीलिम्स बहुत अच्छा, जो बार बार प्रीलिम्स निकालता है, वो क्वेश्चन नहीं पढ़ता, वो ऑप्शन पे ध्यान देता है कि ऑप्शन जो है लॉजिकली कौन करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। और यहां पे क्वेश्चन में कहा गया है कि पॉलिटी के संदर्भ में लिबर्टी का जो बेस्ट डिफिनेशन होगा, है ना, यानी जो स्वतंत्रता आजादी का जो बेस्ट डिफिनेशन होगा वो क्या होगा, वो यहां पे पूछा जा रहा है। तो टेक्निकली आपको पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिबर्टी के डिफिनेशन को देखना है, जो मोस्ट एप्रोप्रिएट होगा उसी पे टिक लगाना है तो इसमें लगभग सही, लेकिन मोस्ट एप्रोप्रिएट जो है वो सही होगा। तो अगर देखें तो ये चारों ऑप्शन को देखने के बाद जो आपको मालूम चलेगा वो कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यानी अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुली, ये ज्यादा अच्छा, आपको ज्यादा मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर दिखेगा। और जैसा कि मैं हर बार करता हूं कि हम लोग हर एक ऑप्शन को यहां पर डिकोड करते हैं, तो आप देखिएगा, अगर आप सिंपल और नेचुरल तरीके से समझे तो लिबर्टी का मतलब जो मन करे वो करना नहीं होता है। समझे बात को? लिबर्टी का असली मतलब है कि एक ऐसा माहौल, एक ऐसी इन्वायरमेंट जहां इंसान अपने टैलेंट, पर्सनालिटी और पोटेंशियल को पूरी तरह विकसित कर सके, डेवलप कर सके। समाज में हम अकेले नहीं रहते हैं बच्चों, इसलिए पूरी तरह से बिना किसी रोक टोक वाली आजादी पॉसिबल भी नहीं है। अगर हर व्यक्ति जो चाहे वो करे तो आपको नहीं लगता है कि फिर कहीं ना कहीं एनार्की हो जाएगा, कहीं ना कहीं बड़े लेवल पे करप्शन होगा। इसलिए कानून कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाता है, यानी सरकार कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाता है फ्रीडम पे, ताकि सबकी फ्रीडम प्रोटेक्टेड रहे। आप समझ रहे हो? इसलिए पॉलिटी के कंटेक्स्ट में लिबर्टी का मतलब क्या होता है कि लॉ के अंदर रहकर आप लिबर्टी एंजॉय करो, दूसरे के राइट्स का आप सम्मान करो, खुद को बेहतर बनाने के लिए अपॉर्चुनिटी डेवलप करो, खुद को बेहतर बनाओ। यही होता है लिबर्टी का मतलब जो है पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आपको समझ में आ गया होगा कि लिबर्टी का सही मतलब क्या है, लेकिन हर एक स्टेटमेंट को हम यहां पर भी डिकोड करेंगे और आपको मालूम चलेगा कि कौन सही है। तो सबसे पहले हर एक स्टेटमेंट को एलिमिनेट करते चलते हैं, उसके बाद अपने आप राइट आंसर पे आ जाएंगे। हालांकि बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको बस तुरंत आप इसको सॉल्व कर सकते थे, है ना, सिर्फ देखते ही आप इसको सॉल्व कर सकते थे, लेकिन फिर भी मैं इसको स्टेटमेंट वाइज डिकोड करूंगा। ऑप्शन ए आपको दिख रहा है, ऑप्शन ए को अगर डिकोड किया जाए तो ये पूरी तरीके से गलत है। क्यों? क्योंकि एक लिबर्टी का हिस्सा हो सकता है, लिबर्टी कंप्लीट नहीं, एक लिबर्टी का हिस्सा हो सकता है, इट कैन बी वन ऑफ द पार्ट ऑफ द लिबर्टी। जैसे डिक्टेटरशिप से बचाव, है ना, लेकिन लिबर्टी सिर्फ रूलर्स से प्रोटेक्शन तक सीमित नहीं होता है, आप सभी को मालूम है, लिमिटेड नहीं होता है। ये है वन ऑफ द, ये पार्ट है लिबर्टी का, बट लेकिन अगर तुम इस पर्टिकुलर अगर स्टेटमेंट के साथ चलोगे तो इसका यही मतलब निकलेगा कि तुम डेफिनेशन अधूरा निकाल रहे हो लिबर्टी का। आप समझ रहे हो? तो इस तरीके से गलत हो गया, कंप्लीट डेफिनेशन नहीं दिखाता। वही दूसरी ओर अगर देखा जाए एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट, है ना, ये भी स्टेटमेंट गलत है। समझ रहे हो? अगर कोई भी रोक ना हो, रेस्ट्रेंट ना हो, तो समाज चल ही नहीं सकती। हर डेमोक्रेटिक सिस्टम में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होता है, इसलिए प्रैक्टिकल डेफिनेशन भी नहीं लग रहा है ये बी वाला, तो इसको काट दीजिए। ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी में कहता है अपॉर्चुनिटी टू डू व्हाटएवर वन लाइक्स। ये तो पूरी तरीके से अनकंट्रोल्ड फ्रीडम हो जाएगी। फिर आपको नहीं लगता है अगर हर व्यक्ति जो चाहे वो करे तो दूसरों के अधिकारों का क्या होगा फिर? इसलिए ये लिबर्टी नहीं है, बल्कि ये एक प्रकार से एनार्की की स्थिति है। और अगर आप वहीं डी को देखें तो ये मोस्ट बैलेंस्ड है और सही डेफिनेशन। लिबर्टी का मतलब जैसा कि मैंने कहा कि हर इंडिविजुअल का विकास, अपने आप का विकास करना, अपनी पोटेंशियल को अचीव करना, लेकिन लॉ और सोसाइटी के फ्रेमवर्क के अंदर रह करके।
यही मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी है, ये याद रखिएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट एप्रोप्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी। देखिए इसी से रिलेटेड अभी हमने डिस्कशन किया था, 2018 में क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा है ऑप्शन ए में, इफ देर आर मोर लॉज देर इज लेस लिबर्टी, इफ देर आर नो लॉज देर इज नो लिबर्टी, इफ देर इज लिबर्टी लॉज हैव टू बी मेड बाय द पीपल, इफ लॉज आर चेंज्ड टू ऑफन लिबर्टी इज इन डेंजर। अब देखो इस पूरे क्वेश्चन को देखोगे तो जो मोस्ट बैलेंस्ड लग रहा है, मोस्ट एप्रोप्रिएट, वो बी लग रहा है। मैं तो चाहूंगा कि जब भी मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं उस दौरान आप स्क्रीन को वीडियो को पॉज करके आप ध्यान से एक बार पढ़ लें, इसके बाद जो है आप आगे चीजों को सॉल्व करें और फिर आप देखिए कि मैं इसका राइट आंसर क्या बोल रहा हूं। एंड यूपीएससी जानबूझकर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछती है। अगर आप देखें देर आर मेनी क्वेश्चंस। अच्छा एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ करके, डीडी बसु कर करके आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आप भूल में हैं। एक क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा एथिक्स कमिटी से रिलेटेड। अगर आप लक्ष्मीकांत अगर पढ़ेंगे और लक्ष्मीकांत में देखेंगे एथिक्स कमिटी के बारे में जितना लिखा हुआ है, सिर्फ उसको पढ़ के तो एटलीस्ट आप एथिक्स कमिटी से रिलेटेड वो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते थे। आपको कुछ एक्स्ट्रा करना ही होगा, आपको है ना, कुछ एडिशन, आपको वैल्यू एडिशन पढ़ना ही होगा। आइए पॉइंट पे, तो ऑप्शन बी इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर, है ना। इफ देर आर नो लॉस देर इज नो लिबर्टी। लास्ट में मैंने इसके पिछले क्वेश्चन में डिफाइन भी किया था। अगर आपको मैं इसको आसान भाषा में बताऊं तो लॉ और लिबर्टी एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, विरोधी नहीं है, बल्कि कॉम्प्लीमेंट्री है, पूरक है एक दूसरे के। वैसे ही जैसे माँ बेटी एक दूसरे के पूरक होते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि ज्यादा कानून होगा इसका मतलब आजादी कम हो जाएगी, लेकिन ये ट्रूथ नहीं है। बिना लॉ के ओरिजिनल फ्रीडम संभव ही नहीं है ना। ये समझ लो, ये पहले क्लियर कर लो। अगर कानून ना हो तो जो पावरफुल लोग है ना, वो वीक पर हावी हो जाएंगे, यानी कमजोर लोगों पर हावी हो जाएंगे। ये समझने वाली बात है। और फिर एनार्की फैल जाएगी, किसी की राइट्स सुरक्षित नहीं होगी। इसलिए कानून लिबर्टी को खत्म नहीं करता है बच्चों, बल्कि प्रोटेक्ट करता है। आप समझ पा रहे होंगे। तो इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। सो लॉ क्रिएट्स कंडीशन इन विच लिबर्टी कैन एग्जिस्ट, एक सिंपल लाइन में कह सकते हैं। अच्छा अगर ऑप्शन ए को देखें तो क्यों सही नहीं होगा। देखो इफ देर आर मोर लॉज देर इज लेस लिबर्टी कहा गया। इसमें हर कानून लिबर्टी को कम नहीं करता। कई कानून, कई लॉ लोगों के राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए बनाए जाते हैं। इसलिए ये स्टेटमेंट सही रिलेशनशिप नहीं बताता है, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन सी को अगर देखें, ऑप्शन बी तो हमारा सही है। बिना कानून के फ्रीडम प्रोटेक्टिव नहीं रह सकती। लॉ व्यवस्था बनाता है और राइट्स की प्रोटेक्शन करता है, यही सबसे एप्रोप्रिएट रिलेशनशिप है। लेकिन अगर सी देखोगे तो सी में क्या कहा गया, इफ देर आर नो लॉ, इफ देर इज लिबर्टी लॉज हैव टू बी मेड बाय द पीपल। ये डेमोक्रेसी से जुड़ा स्टेटमेंट है, लेकिन लॉ लिबर्टी के रिलेशनशिप को डायरेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता ऑप्शन सी। ये याद रखिए, इसलिए गलत हो गया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी को देखिए, अगर इसको देखो कि लॉ आर चेंज टू ऑफन लिबर्टी इज इन डेंजर, मतलब ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मुद्दा है बच्चों। ये लिबर्टी और लॉ के रिलेशन से संबंधित नहीं है, उसको बढ़िया से डिफाइन नहीं करता लिबर्टी और लॉ के रिलेशन को। ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को डिफाइन करता है। समझ रहे मेरी बात को। देखो यूपीएससी किस तरीके से ट्रिकी क्वेश्चन है ना पूछती है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है 13 नंबर में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिगार्डेड एज द मेन फीचर ऑफ द रूल ऑफ लॉ, यानी कानून का राज को कौन सा फीचर डिफाइन करता है। लिमिटेशन ऑफ पावर्स, इक्वालिटी बिफोर लॉ, पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट, लिबर्टी एंड सिविल राइट्स। और कह रहा है इसमें से आप करेक्ट जो है ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। 1 and 3 ओनली होगा, 2 and 4 ओनली होगा, 1 to 4 ओनली होगा, या 1 to 3 4 ओनली होगा। अगर इस पूरे क्वेश्चन को आप देखेंगे आप पाएंगे कि लिमिटेशन ऑफ पावर्स जो है ना, ये आपका फंडामेंटल राइट का सबसे बेहतरीन उदाहरण हो जाता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 में है, ये बेसिकली जो है फंडामेंटल ड्यूटी का लक्षण है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि रूल ऑफ लॉ इसमें कौन डिफाइन करता है। मैं कहूंगा ऑप्शन सी, है ना, ऑप्शन सी करता है। लिमिटेशन ऑफ पावर, इक्वालिटी बिफोर लॉ, लिबर्टी एंड सिविल राइट्स आप लोगों ने आर्टिकल 14 में पढ़ा होगा। रूल ऑफ लॉ का मतलब किसी देश में कानून सर्वोच्च होगा, जाहिर सी बात है। यहां पर किसी भी कोई इंडिविजुअल की मनमानी नहीं चलेगी। ये कंसेप्ट खासकर के आप सभी को याद आ रहा होगा, एवी डाइसी से जुड़ा हुआ है ना। एवी डाइसी से जुड़ा हुआ एक कंसेप्ट है, आप सभी को याद आ रहा होगा, है ना। एवी डाइसी से जुड़ा हुआ है, बड़ी आसान है, ठीक है। सो रूल ऑफ लॉ का मुख्य कंपोनेंट यानी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या होता है ना। इंपैक्ट ऑफ, मैं इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रूल ऑफ लॉ का लिख रहा हूं, याद रखना आगे से जो क्वेश्चन आएगा इसको अगर समझ गए तो आप सॉल्व कर लोगे, है ना। इंपैक्ट ऑफ आर्बिट्ररी पावर,
पहला जो होता है इंपैक्ट ऑफ आर्बिट्रेरी पावर, आर्बिट्रेरी पावर। दूसरा जो कंपोनेंट होता है रूल ऑफ लॉ का, है ना, वो होता है बेसिकली लॉ की सुप्रीमेसी होती है वहां पर, यानी लॉ सुप्रीम होता है। तो जिस देश में लॉ सुप्रीम होगा वहां पर रूल ऑफ लॉ ऑटोमेटिक होगा। इसके बाद जो तीसरा होता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, है ना, यानी कानून के सामने सभी लोग बराबर होंगे, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये हम लोगों ने ब्रिटेन से कंसेप्ट लिया है, आमतौर पे इसको नेगेटिव कंसेप्ट भी माना जाता है, ठीक है। चौथा आपका है प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, यानी अधिकारों की सुरक्षा, जो इंडिविजुअल की राइट्स है उसकी सुरक्षा। सो ये चार कंपोनेंट हैं जो डिफाइन करते हैं कि उस देश में रूल ऑफ लॉ है, अगर कहीं पे सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब थोड़ा स्टेटमेंट वाइज एनालिसिस कर लेते हैं। अगर हमें मालूम है कि 1, 2 और 4 सही है ना, ऑप्शन सी अगर करेक्ट है, तो सवाल ये खड़ा हो जाता है यहाँ पर कि अच्छा एक चीज और मैं बताऊं, अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी मालूम होता तो इसको लास्ट रिजॉर्ट एलिमिनेशन टेक्निक से आप इसको सॉल्व कर सकते थे। अब पूछो कैसे, अगर इस क्वेश्चन में देखोगे 4 ऑप्शन है, इसमें 1, 2, 3, 4 है। 1 की सही होने के चांसेस कितनी है? 75%, क्योंकि 3 ऑप्शन में है। 2 का भी 75% है, 4 का भी 75% है, और 3 का अगर देखोगे तो 3 इसमें है और इसमें है, यानी इसका 50% है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो सही होने की चांस है वो किसकी है? वो 1, 2 और 4 की है। तो कोई अगर ट्रिक्स अप्लाई ना हो तो इसको अप्लाई करके देख लेना, 80% इसका एक्यूरेसी है। समझ रहे बात को? चलिए बिंदु पे आते हैं, हर एक स्टेटमेंट को थोड़ा डिकोड करते हैं, ठीक है। देखो लिमिटेशन ऑफ पावर तो समझ में आ गया, इक्वालिटी बिफोर लॉ समझ में आ गया, पीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट क्यों नहीं होगा। थर्ड वाले स्टेटमेंट को डिकोड करते हैं। थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है इसको समझो क्यों नहीं होगा। ऐसा है, रूल ऑफ लॉ सरकार की अकाउंटेबिलिटी की बात करता है, ठीक है, ना कि लोगों की सरकार के प्रति जिम्मेदारी की बात करेगा वो। इसलिए नॉर्मल सी बात है, पीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट ये मुख्य फीचर नहीं है। आप समझ रहे, ये बेसिकली फंडामेंटल ड्यूटी को दिखा रहा है, रूल ऑफ लॉ से इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो 1, 2, 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे। बच्चों हम सभी ने अपना यूपीएससी कर्मयोगी 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। बहुत अच्छा आप सभी का रिस्पॉन्स रहा, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आप इंटरेस्टेड हैं यूपीएससी कर्मयोगी 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करने को लेकर, और 2027 में आप अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं, फाइनली रिजल्ट लेना चाहते हैं, आप मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाना चाहते हैं, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, Which one of the following is not a feature of Indian federalism? तो हमारा कह रहा है कि जो संघीय प्रणाली है, यानी भारतीय संघ प्रणाली, उसमें उसकी डिफिनेशन को अगर ध्यान से देखा जाए या उसकी फीचर को, तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो उसके फीचर के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन ए है, देयर इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन इंडिया। क्या ये इंडियन फेडरलिज्म का फीचर है कि नहीं, ये पूछ रहा है। पावर्स हैव बीन क्लियरली डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स। The federating units have been given unequal representation the Rajya Sabha. It is the result of an agreement among the federating units. ये 4 है, ठीक है ना। इंडिया में एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, सेंटर एंड स्टेट के बीच पावर साफ तौर पर बांटी गई है, फेडरल यूनिट को राज्यसभा में अलग अलग रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, फेडरल यूनिट के बीच एक एग्रीमेंट का नतीजा है। कौन सही है ना? यानी इन चारों में से कौन इंडियन फेडरलिज्म का फीचर नहीं, ये पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी होगा, है ना, डी होगा इसका, ठीक है। क्या होगा? डी होगा ये, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। कैसे होगा? ध्यान से समझो। देखो इंडियन फेडरलिज्म एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के तौर पे भी इसको जाना जाता है। इंडियन फेडरलिज्म को, है ना, होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म के नाम से भी जाना जाता है। होल्डिंग टुगेदर, ठीक है ना, फेडरलिज्म, टुगेदर फेडरलिज्म के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। तो इंडियन फेडरलिज्म को हम लोग होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म भी कहते हैं, ना कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन। सो इंडियन फेडरलिज्म इज नॉट बेसिकली कमिंग टुगेदर फेडरेशन, इसको हम लोग होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कहते हैं। इसका मतलब यह है कि भारत का जो संघ है, यानी भारत संघ राज्यों के आपसी समझौते से नहीं बना है कि हमने भैया हैदराबाद के साथ या फिर गुजरात के साथ या बॉम्बे के साथ, बंगाल के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया और हम लोग इसके बाद एक देश बने, जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। हमारी एग्रीमेंट के साथ हम नहीं बने हैं, बल्कि संविधान ने, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने सभी स्टेट्स को पावर दी है और सभी स्टेट्स को हमने जबरदस्ती अपने अंदर शामिल किया हुआ। ऐसा नहीं कि हमने एग्रीमेंट कराया भैया आप हमसे मिल जाइए,
हमारे देश को लेकर एक स्टेटमेंट फेमस है बच्चों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि इंडिया इज बेसिकली इनडिस्ट्रक्टिबल, यानी हमारा देश का यूनियन बर्बाद नहीं किया जा सकता, राज्य बर्बाद किए जा सकते हैं। अगर आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में देखोगे, विल फाइंड दैट कि वहां पर राज्य जो है इनडिस्ट्रक्टिबल मानी जाती है, यानी राज्यों को बर्बाद नहीं किया जा सकता, केंद्र को किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वहां पे एग्रीमेंट के साथ सभी राज्य अमेरिका से जुड़े हैं, इसलिए उनको कहा जाता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आप समझ रहे बात को? तो हमारा ऑप्शन डी इज द करेक्ट जो है स्टेटमेंट। ये जो है हमारा देश में जो सारा स्टेट है एग्रीमेंट के बेस पे नहीं जुड़ा है, सारा स्टेट हमारे देश के साथ एग्रीमेंट के साथ नहीं जुड़ा है, और ये स्टेटमेंट देखने पे ही लग रहा है गलत है, इंडियन फेडरलिज्म का फीचर नहीं है। चलिए हर एक स्टेटमेंट को थोड़ा सा डिकोड करते हैं। देखो ऑप्शन ए जो है क्या कहा गया, देयर इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन इंडिया। इसका मतलब देखो फेडरल सिस्टम में, ठीक है ना, फेडरल सिस्टम में सेंटर और स्टेट्स के बीच डिस्प्यूट सुलझाने के लिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी बहुत जरूरी होता है, आप सभी को मालूम है। और इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ये रोल प्ले करती है, इसलिए फेडरल फीचर इसको माना जाता है। सो सुप्रीम कोर्ट को और इंडिपेंडेंट जुडिशरी को बेसिकली हम लोग फेडरल फीचर के अंतर्गत काउंट करते हैं। वहीं अगर दूसरा स्टेटमेंट आप लीजिएगा, पावर्स हैव बीन क्लियरली डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, 7th शेड्यूल में लिखा गया है ना, यूनियन लिस्ट याद आ रहा होगा, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। तो 7th शेड्यूल में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट दी गई है। यह फेडरलिज्म की मुख्य पहचान है, इसलिए यह सही फीचर है। 7th शेड्यूल में पढ़े होंगे, यह सही फीचर है। ऑप्शन सी को अगर देखा जाए, द फेडरेटिंग यूनिट्स हैव बीन गिवन अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा। भारत को अगर हम देखें, भारत में राज्यों को राज्यसभा में पॉपुलेशन के आधार पर रिप्रेजेंटेशन मिलता है, ये 4th शेड्यूल में लिखा गया, आप सभी को मालूम होगा, है ना। हमारी जो 4थी अनुसूची है, यह यूएस जैसा यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जैसा इक्वल रिप्रेजेंटेशन वाला मॉडल नहीं है यहाँ पर, फिर भी यह इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर की एक फीचर मानी जाती है। तो तीनों तो फीचर है लेकिन डी नहीं है, इसलिए हम लोग को मालूम चल गया कि डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आइए बच्चों। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, डेमोक्रेसी सुपीरियर वर्च्यू लाइज इन द फैक्ट दैट इट कॉल्स इनटू एक्टिविटी, यानी लोकतंत्र का श्रेष्ठ गुण इस तथ्य में निहित है कि वह सक्रिय करता है क्या, द इंटेलिजेंस एंड द कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन। ऑप्शन ए कहता है, ऑप्शन बी द मेथड्स फॉर स्ट्रेंथनिंग एग्जीक्यूटिव लीडरशिप। ऑप्शन सी कहता है सुपीरियर इंडिविजुअल विद डायनामिज्म एंड विजन। ऑप्शन डी कहता है बैंड ऑफ डेडिकेटेड पार्टी वर्कर्स। समझ रहे हैं? तो बोल रहा है इसमें करेक्ट आंसर क्या है। देखिए पहले समझिएगा, 15 को मैं कह रहा हूं, इसका अगर देखोगे राइट आंसर होगा ए। समझ गए ना, द इंटेलिजेंस एंड द कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मेन एंड वुमेन, ये सबसे बेहतरीन मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर लिख रहा है। क्यों लग रहा है, इसको डिस्कस करते। देखो बच्चों, डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है, खूबी क्या है, कि यह सिर्फ किसी एक नेता यानी जो पॉलिटिशियन है और कुछ लोगों पर डिपेंड नहीं करती है। ये आम नागरिकों का, यानी हम और आप जैसे नागरिकों का, सिटीजन्स के सोच समझ और हमारी जो एथिक्स है, नैतिकता को एक्टिव करती है। डेमोक्रेसी में बच्चों जनता सरकार चुनती है, जनता सवाल पूछती है, क्वेश्चन रेज करती है गवर्नमेंट से, जनता पॉलिसीज को प्रभावित करती है, यानी सिस्टम या व्यवस्था आम लोगों की भागीदारी से चलती है। समझ रहे बात को? इसलिए कहा जाता है कि डेमोक्रेसी की ताकत एलीट और पावरफुल व्यक्तियों में नहीं होती है, बल्कि एक हमारे और आपके जैसे ऑर्डिनरी सिटीजन्स में होती है। तो अगर हम स्टेटमेंट वाइज एनालिसिस करें, ऑप्शन ए हमारा क्या है, सही है। समझ रहे, डेमोक्रेसी का आधार ही जो है पॉपुलर पार्टिसिपेशन होता है। यह आम लोगों की समझ और जिम्मेदारी को एक्टिव करता, सक्रिय करता, इसलिए यही सही उत्तर होगा। समझ रहे? अगर ऑप्शन बी देखोगे पूरी तरीके से गलत है। भाई क्यों गलत है? तो ये ऑथोरिटेरियन या स्ट्रॉन्ग लीडरशिप मॉडल से जुड़ा विचार है। समझ रहे हो ना? ये जो ऑप्शन बी अगर देखोगे तो मेथड्स फॉर स्ट्रेंथनिंग एग्जीक्यूटिव लीडरशिप, इसका मतलब समझ रहे हो कि तुम लीडरशिप को, जो मान लो इंडिया में है मोदी जी हैं, तो मोदी जी का मैं एग्जांपल नहीं ले रहा, लेकिन अगर कोई भी लीडर है उसको आप क्या करें, पावरफुल बना रहे हैं। अब अगर वो पावरफुल लीडर बनेगा तो ऑथोरिटेरियनिज्म उसमें आएगा। तो ये ऑथोरिटेरियन या स्ट्रॉन्ग लीडरशिप मॉडल से जुड़ा विचार है। डेमोक्रेसी का फोकस कलेक्टिव पार्टिसिपेशन पे होता है। समझ रहे हो? कलेक्टिव पार्टिसिपेशन पे, सभी लोग मिलकर पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये वाला तो ऐसे भी गलत है। अगर सी को देखोगे, सुपीरियर इंडिविजुअल विद डायनामिज्म एंड विजन, है ना। सी में क्या बोल रहा है, अगर इसको देखोगे आपको मालूम चलेगा। इसको अगर मैं समझाऊं बेसिकली कह क्या रहा है, ये कहता है कि यह आइडिया डेमोक्रेसी से अधिक डिक्टेटरशिप या करिस्मेटिक लीडरशिप से जुड़ा है। समझ रहे हो ना? इसका मतलब क्या है, ये जो सुपीरियर इंडिविजुअल विद डायनामिज्म एंड विजन है, इसको भी हम पूरी तरीके से गलत करेंगे। क्योंकि भाई ये जो मैसेज दे रहा है ना, इसका मतलब क्या होता है मालूम है, डेमोक्रेसी से अधिक डिक्टेटरशिप और करिस्मेटिक लीडरशिप इज इंपॉर्टेंट, ये बेसिकली कह रहा है।
डेमोक्रेसी किसी एक महान व्यक्ति के पर आधारित नहीं होती। समझ रहे ना बात को? इस प्रकार ये भी हमारा गलत हो गया। ऑप्शन डी देखिए, ऑप्शन डी कहता है कि अ बैंड ऑफ डेडिकेटेड पार्टी वर्कर्स, है ना, अ बैंड ऑफ डेडिकेटेड पार्टी वर्कर्स। इफ यू विल ट्राई टू डिकोड द ऑप्शन डी, यू विल फाइंड दैट कि इसका मतलब है कि पार्टी वर्कर्स महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी की सुपीरियर वर्चू या जो लोकतंत्र के जो महत्वपूर्ण गुण है और जनता की व्यापक भागीदारी है, कलेक्टिव पार्टिसिपेशन है, ना कि सिर्फ पार्टी कार्यकर्ताओं की। तो ये वाला भी जो है पूरी तरीके से गलत है। ऑप्शन ए ज्यादातर एप्रोप्रिएट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। मैं जो आप लोग को यहां पे समझा रहा हूं, आप चाहे तो इसको रोक रोक इसका नोट्स भी बना सकते हैं। सब रिलेवेंट आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। अगर आप इसको अच्छे से समझ गए तो आपको यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स में बहुत हेल्प करेगा आपको। आप समझ रहे मेरी बात को? ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, है ना। लिखा है अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज वन विच, 2017 में क्वेश्चन आ चुका। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट बोलता है बच्चों, प्लेसेस इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंडिविजुअल लिबर्टी इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट अथॉरिटी। ठीक है। दूसरा है प्लेसेस इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट इन द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल लिबर्टी। तो दो स्टेटमेंट दिया है, 2017 में क्वेश्चन आ चुका है 2017 में, और कह रहा है इन दोनों ऑप्शन में से करेक्ट कौन है, उसके अनुसार ऑप्शंस को सिलेक्ट कीजिए। आप समझ रहे बात को? पहले तो समझो, इस चीज को हमें समझना है कि देखो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होता है, संवैधानिक सरकार क्या होती है। समझिए, देखिए जो संवैधानिक सरकार है यानी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है, उसका मतलब है कि ऐसी सरकार जो संविधान के अनुसार चलती हो, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलती हो। कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन गोल है, सरकार को अनलिमिटेड पावर नहीं देना। समझ रहे हो? तो कॉन्स्टिट्यूशन का मेन गोल है, कॉन्स्टिट्यूशन चाहती है कि उसकी शक्ति जो है, गवर्नमेंट की शक्ति जो है सीमित रहे। आप समझ रहे बात को? तो अगर हम स्टेटमेंट वाइज एनालिसिस करें तो हम ये पाते हैं कि प्लेसेस इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शन ऑन इंडिविजुअल लिबर्टी इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट अथॉरिटी, इसका मतलब है कि ये वाला जो स्टेटमेंट है पूरी तरीके से अगर समझेंगे तो पूरी तरीके से आपको गलत लगेगा। क्यों? देखो, जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो गवर्नेंस होता है यानी संवैधानिक जो शासन होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि जो सिटीजन्स हैं उनकी फ्रीडम को दबाना नहीं है। आप समझ रहे हो? फ्रीडम को खत्म नहीं करना है। अगर कोई स्टेट को मजबूत करने के नाम पर फ्रीडम को लिमिटेड की जाए तो वो ऑथोरिटेरियन शासन, ऑथोरिटेरियन गवर्नेंस की ओर जाता है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की ओर। समझ रहे हो? तो यहां पर ये वाला जो है ना, ये अपने आप में स्टेटमेंट गलत हो गया। अगर आप दूसरे स्टेटमेंट को देखोगे, प्लेसेस इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी, ऑप्शन सेकंड स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं। देखिए इसमें ऐसा है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे आप पाएंगे कि ये वाला जो स्टेटमेंट है ये सही स्टेटमेंट है। क्यों? देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की पावर को सीमित करता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो है गवर्नमेंट की पावर को क्या करता है, लिमिटेड करता है। जैसे रूल ऑफ लॉ, जैसे हमारे देश में है ना, फंडामेंटल राइट, सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशियल रिव्यू, ये सारी चीजें क्या है, हमारे गवर्नमेंट की पावर को लिमिटेड कर, उनकी शक्तियों को लिमिटेड कर रही है। और इन सबका उद्देश्य है कि राज्य अपनी शक्ति का दुरुपयोग ना करे और देश के सिटीजन्स की फ्रीडम प्रोटेक्टेड रहे। यही तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का लक्षण होता है, यही तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। सो सेकेंड वाला स्टेटमेंट हमारा क्या सही है। तो फाइनल कंक्लूजन क्या निकला? फाइनल कंक्लूजन निकला है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का रियल जो मीनिंग है वो ये है कि जो देश है यानी जो सरकार है उसकी शक्तियों पर कंट्रोल रखा जाए ताकि इंडिविजुअल फ्रीडम को वो डिस्टर्ब ना करे, इंडिविजुअल फ्रीडम प्रोटेक्टेड रहे। समझ रहे? तो इसलिए सही जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बेसिकली ऑप्शन बी होगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि स्टेटमेंट 2 सही है। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन है, वन ऑफ द इंप्लीकेशंस ऑफ इक्वालिटी इन द सोसाइटी इज द एब्सेंस ऑफ, यानी समाज में समानता के निहितार्थों में से एक डैश का अभाव होना। 2017 में पूछा जा चुका है यूपीएससी में। प्रिविलेजेस, रेस्ट्रेंट्स, कंपटीशन एंड आइडियोलॉजी, यानी विशेषाधिकार, प्रतिबंध, प्रतिस्पर्धा और विचारधारा। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? देखो ऐसा है, इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम कुछ चीजों पर फोकस कर लेते हैं। इक्वालिटी इन सोसाइटी का मतलब क्या है? भाई ऐसा है, इक्वालिटी इन सोसाइटी का मतलब होता है कि सभी लोगों का इक्वल रेप्यूटेशन, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले सोसाइटी में। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सभी लोग बिल्कुल एक जैसे हो जाएं और कंपटीशन खत्म हो जाए, रूल्स और रेस्ट्रेंट्स यानी कानून और बाधा खत्म हो जाए। इक्वालिटी का जो रियल मतलब होता है ना बच्चों, वो ये होता है कि किसी खास कम्युनिटी को स्पेशल प्रिविलेज ना मिले
यानी कानून यानी लॉ और अपॉर्चुनिटी सबके लिए समान होना चाहिए। अगर तुम स्टेटमेंट वाइज देखोगे, ऑप्शन ए को देखोगे, तो तुम पाओगे कि ये सही उत्तर है, प्रिविलेज इज द राइट आंसर। मैंने अभी तुरंत समझाया, अगर समाज में इक्वालिटी है तो किसी व्यक्ति या इंडिविजुअल या किसी क्लास को जन्म, जाति, समझ रहे हो ना, बर्थ, कास्ट, जेंडर या धन के आधार पर उसको विशेष अधिकार नहीं दिया जाएगा। और इसीलिए तो मैंने कहा इक्वालिटी इज इक्वल टू व्हाट, एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज। सो इक्वालिटी है ना, ऐसे भी कर सकते हैं, इक्वालिटी इज इक्वल टू एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज। समझ रहे हो, एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज, ये याद रखना। तो इस प्रकार अगर हम देखें स्पेशल प्रिविलेज, अगर इसके इक्वल में हम इसको लेके चल रहे हैं तो हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। समझ रहे हैं ना, इसको मैं मिटाता हूं सो दैट कि अच्छे से आप क्लियरली समझ पाए आप। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। समझ रहे। अगर हम बी को देखें, बी अगर देखोगे भाई ऐसा है, नियंत्रण या रेस्ट्रेंट समाज में जरूरी होता है, लेकिन इक्वालिटी का मतलब ये नहीं कि कोई नियम ही ना हो, कानून पर समान रूप से, कानून सब पर समान रूप से लागू होता है, आप सभी को मालूम है। ये वाला गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए बच्चों। अगले क्वेश्चन पे आने से पहले आप सभी को बताना चाहता हूं 72वीं बीपीएससी जुलाई में है और एग्जामिनेशन नजदीक है। सही रणनीति हो तो इतने कम समय में किसी भी एग्जामिनेशन को निकाला जा सकता है। 72वीं बीपीएससी में बड़े लेवल पर वैकेंसी आ रही है। अगर आप चाहते हैं कि सही मार्गदर्शन में रहकर कोई आपकी निगरानी करे, है ना, अगर आप चाहते हैं कि आप इस बार एग्जाम निकाले 72वीं बीपीएससी, तो 72nd कौटिल्य, है ना, बीपीएससी जो है 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, है ना, 6205936072, है ना, इस नंबर पे कॉल करके, कॉल तो मैं कहूंगा कि इसके जगह ज्यादा प्रेफरेबल होगा कि आप व्हाट्सएप से कांटेक्ट करें, दैट विल बी बेटर, है ना। बहुत ही कम प्राइस में ये मेंटरशिप प्रोग्राम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बच्चों आपका अगला क्वेश्चन, द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंश्राइन्ड इन इट्स, यानी भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श निहित है। कहां पर भाई, तो सारी चीजों को समझेंगे, लेकिन समझ लो 2015 में क्वेश्चन आया। ऑप्शन ए कहता है प्रीएम्बल, ऑप्शन बी कहता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑप्शन सी कहता है फंडामेंटल राइट्स, ऑप्शन डी कहता है 7th शेड्यूल। इन चारों को समझोगे आपको मालूम चलेगा कि इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। हर बच्चा पढ़ा होगा डीपीएसपी के बारे में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में इसकी जिक्र की गई है। आर्टिकल 36 से लेकर 51 के बीच में डीपीएसपी है। और डीपीएसपी यानी सरकार को कैसे कानून बनाना है, कौन कौन कानून बनाना है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने डीपीएसपी को एक गाइडिंग प्रिंसिपल के तौर पे स्टेट को दिया। और यहां पर स्टेट का मतलब है आर्टिकल 36 में डिफाइन किया गया है, यानी लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, सरकार की कंपनियां, लोकल गवर्नमेंट्स, म्युनिसिपैलिटी एंड आप कह सकते हैं एक प्रकार से ये जो है म्युनिसिपैलिटी के अलावा जो है आप ये कह सकते हैं कि आपका जो हो गया पंचायती राज हो गया, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो है, ठीक है, तो इसका हमारा क्या हो गया, इस प्रकार पार्ट 4 आपको समझ में आ गया। तो शुरू से हम लोग समझते हैं, है ना। तो पार्ट 4 हमें समझ में आ गया, आर्टिकल 36-51 के बीच में है, ठीक है। और भाई ऐसा है कि डीपीएसपी को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला जो कैटेगरी है सोशलिस्ट प्रिंसिपल, यानी समाजवादी सिद्धांत। दूसरा है आपका गांधीयन प्रिंसिपल, यानी गांधीवादी सिद्धांत। और तीसरा है लिबरल इंटेलेक्चुअल, ना, लिबरल इंटेलेक्चुअल, है ना। और डीपीएसपी का गोल क्या है कि वेलफेयर स्टेट को बढ़ावा देना, यानी देश में कल्याणकारी चीजों को बढ़ावा देना, है ना। अब इसको ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है, ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। इसमें क्या है, देखो भाई, पहले तो समझो वेलफेयर स्टेट का मतलब होता क्या है, ठीक है। वेलफेयर स्टेट का मतलब है कि ऐसी स्टेट व्यवस्था, यानी स्टेट का सिस्टम, राज्य का व्यवस्था, जहां पर सरकार सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीमित नहीं रहती कि भाई हमें सिर्फ लॉ बनाना है, बल्कि सिटीजन्स की सोशल, इकोनॉमिकल और एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए एक्टिव रूप से काम करती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वेलफेयर स्टेट का विचार या जो आइडिया है, मुख्य रूप से जैसा कि मैंने कहा डीपीएसपी में लिखा गया है। डीपीएसपी गवर्नमेंट को निर्देशित करती है कि वो किस तरीके से कानून बनाएगी जिससे देश में वेलफेयर स्टेट को बढ़ावा मिले। तो आपको समझ में आ रहा है ना, इसका राइट आंसर ये होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था, इसलिए मैं ऑप्शन को डिकोड नहीं कर रहा। ये लास्ट क्वेश्चन है जो पॉलिटिकल थ्योरी का क्वेश्चन आया हुआ था पिछले वर्षों में। समझते हैं ये क्वेश्चन में क्या है बच्चों। ये आपको लग रहा होगा रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैंने कहा है कि यूपीएससी अपनी पीवाईक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन पूछती रहती है।
इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इस बात को समझे कि जो आप पीवाईक्यू लगाएंगे, जो आप पीवाईक्यू करेंगे, वहीं से आपका क्वेश्चन आएगा, उससे बाहर नहीं जाएगा, वहीं से यूपीएससी उठा उठा के पूछती है। और मैं तो कहूंगा हर बच्चे को कि एटलीस्ट 10 इयर्स का, अगर आप इस बार प्रीलिम्स निकालना चाहते हैं तो पिछले 10 ईयर की हर एक क्वेश्चन का जो ऑप्शन है उसका आप नोट्स बना लीजिए। मैं यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स जीएस1 की बात कर रहा हूँ। करंट अफेयर की जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसको छोड़ करके जितने क्वेश्चन है सबका नोट्स बना लीजिए बाय यूजिंग द गूगल, है ना। आप बुक का नोट्स बनाएंगे, हो सकता है कि धरा का धरा रह जाए, यही होता ही है। तो आप जब पीवाईक्यू का नोट्स बनाओगे ना, वो ज्यादातर आपका टू द पॉइंट नोट्स बनेगा, प्रोडक्टिव नोट्स बनेगा, समझ रहे हो। सो ये 19 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, है ना, इज वन विच, पहला कह रहा प्लेसेस इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शन ऑन इंडिविजुअल लिबर्टी इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट अथॉरिटी, वही रिपीटेड, प्लेसेस इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शन ऑन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। फिर बोल रहा है इनमें से कौन सही है, 1 2, बोथ 1 एंड 2, नाइदर 1 एंड 2। भाई ऐसा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, इसको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, रिपीटेड क्वेश्चन है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी ये वाला तो गलत होगा, प्लेसेस इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शन ऑन इंडिविजुअल लिबर्टी इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट अथॉरिटी, यानी राज्य के अधिकार के हित में व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रभावी प्रतिबंध लगाती है, गलत है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का ये सीधा सही डिफिनेशन नहीं हो सकता। और यहाँ पे बोल रहा है कौन सा कथन सही है, ऑप्शन जो है स्टेटमेंट 2 सही है, क्योंकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हित में राज्य के अधिकार पर प्रभावी प्रतिबंध लगाती है, यानी प्लेसेस इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शन ऑन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। सो इस प्रकार स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। तो प्यारे बच्चों आज के लिए यही था। तो हम लोगों ने पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आई हुई है यूपीएससी में उसको डिस्कस कर लिया। अगली जो हमारी होगी वो होगी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आई है पास्ट ईयर्स में यूपीएससी में, उसको डिस्कस करेंगे हम लोग। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। धन्यवाद।